चलिए आज हम लोग बात करेंगे डार्क रिएक्शन, है ना। डार्क रिएक्शन में पिछले में हमने देखा था डार्क रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा उसका स्थिरीकरण होता है। ठीक है, आज डार्क रिएक्शन के सेकंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन जो होते हैं पाए जाते हैं। जैसे C3 प्लांट में C3 साइकिल के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन एंड फिक्सेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से C4 प्लांट्स में, है ना, C4 साइकिल के द्वारा, है ना, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हेच एन स्लैग साइकिल इसको कहा जाता है। हेच एन स्लैग साइकिल, है ना, C4 साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में ऐसा विश्वास किया जाता है कि CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो केवल केल्विन चक्र के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक कोर्टसेक नामक वैज्ञानिक ने पाया कि जब गन्ने के पौधे में कुछ सेकंड तक, है ना, कार्बन 14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया, दिया गया, तब प्रारंभ में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एवं मैलिक एसिड में, है ना, कार्बन 14 के आइसोटोप पाए गए थे। है ना, बाद में हेचन स्लेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1971 में प्रयुक्त प्रयोग में कार्बन 14 युक्त जो CO2 है उसको काफ़ी समय तक गन्ने को दिया और पाया कि दोनों अम्लों के अतिरिक्त एस्पार्टिक एसिड एवं C3 साइकिल के समस्त यौगिकों में C4 के जो आइसोटोप हैं वो पाए गए हैं। मतलब C4 साइकिल के द्वारा भी क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनमें CO2 का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि C4 जो प्लांट होते हैं उनकी विशेषता पाई जाती है कि उनमें क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है। उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है। तो क्रेंज एनाटॉमी हम लोग किसको कहेंगे, देखिए इस प्रकार की जो संरचना दिखाई दे रही है क्रेंज एनाटॉमी है, पत्ती की संरचना है ये, है ना। तो पत्ती की संरचना में देखते हैं ऊपरी भाग क्या है, इपिडर्मिस। उसके बाद क्या है, मिजोफिल, ये मिजोफिल सेल्स हैं। मिजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं बंडल सीथ सेल। ठीक है, बंडल सीथ सेल, है ना, विथ स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब स्पेशल प्रकार के क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर पाया जा रहा है जो कि वास्कुलर बंडल है। ठीक है, नीचे में लोअर इपिडर्मिस पाया जा रहा है, स्टोमेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक क्रेंज एनाटोमी हम लोग किसको कहते हैं, क्रेंज एनाटोमी किसको कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संवहन बंडल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर C4 पौधे की पत्तियों में एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। C4 पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो इन पौधों की पत्तियों में संवहन बंडल जो होता है, जो वास्कुलर बंडल होता है, वो बंडल शीत कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। जो वास्कुलर बंडल होता है ना, वो किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, बंडल शीत कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये बंडल शीत कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है। और जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं ये घिरी हुई होती है मिजोफिल सेल के द्वारा। ठीक है, तो बंडल बंडल वास्कुलर बंडल बंडल शीथ सेल के द्वारा घिरा हुआ है, और बंडल शीथ जो सेल होता है वो किसके द्वारा घिरा हुआ है, तो वो मिजोफिल सेल के द्वारा घिरा हुआ है। तो इस प्रकार की जो शारीरिक संरचना होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटोमी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रेंज एनाटोमी। ठीक है, तो बंडल शीत कोशिका एवं मिजोफिल कोशिका आपस में जो होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में, तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं C4 पौधों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब C4 जो प्लांट्स होंगे इनमें कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इनमें दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है ना, मिजोफिल क्लोरोप्लास्ट, और सेकंड नंबर क्या है, बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मिजोफिल क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। मतलब दो प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बंडल शीत कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट आकार में जो होते हैं वो बड़ा होता है। बंडल शीत कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आकार में बड़ा होता है, जिसमें ग्रेना अनुपस्थित होता है, इसमें ग्रेना अनुपस्थित नहीं होता है। ठीक है, बंडल शीत कोशिका में पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रेना उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना। इसके पश्चात देखते हैं यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना, मतलब इसमें ग्रेना उपस्थित नहीं है, जबकि ये ग्रेना युक्त क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, एक में क्लोरोप्लास्ट होगा, एक में ग्रेना होगा और दूसरे में ग्रेना नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। ठीक है, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड जो है वो किसके साथ क्रिया करता है, CO2 के साथ। ठीक है, CO2 के साथ क्रिया करता है, और इस दौरान जो ये हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करता है। किसके साथ, ये हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करता है। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये H3PO4 को यहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है फास्फोइनाल पायरुविक एसिड से। ठीक है, अब ये क्या बन जाता है, कार्बोनेटेड फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये फास्फोइनाल पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो
एसिटिक एसिड का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये चार कार्बन श्रृंखला वाला होता है। कितने कार्बन श्रृंखला वाला, 4 कार्बन श्रृंखला वाला होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट में जो C4 साइकिल है वो कंप्लीट होता है, दोनों क्लोरोप्लास्ट में, एक मेसोफिल सेल और एक बंडल स्थित सेल में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, तो वो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करता है, ठीक है, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करता है। और इस दौरान देखा जाता है कि ये NADPH से क्रिया करके उसको NADP प्लस में इसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में परिवर्तित हो जाता है, मैलेट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो मैलेट होता है या जिसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, तो मैलेट जो होता है वो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करता है ना। मैलेट जो है वो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करता है ना। और ये NADP प्लस से क्रिया करता है, उसको NADPH में परिवर्तित कर देता है और CO2 को रिमूव करता है मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में। और ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है पायरुविक एसिड में। किस में परिवर्तित हो जाता है, ये पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो पायरुविक एसिड है या फिर जो पायरुवेट है ये पुनः किस में प्रवेश करता है, तो ये मेसोफिल सेल की कोशिकाओं में ये प्रवेश करता है, ठीक है। मेसोफिल सेल के कोशिकाओं में जैसे ये प्रवेश करता है, ये ATP और IP से, मतलब AMP और IP से क्रिया करके उसको ATP में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है ना। और 2ADP जो होता है, 2ADP सॉरी ATP प्लस IP से ये क्रिया करता है और ये क्या बना देता है, ये AMP प्लस IP बनाता है ना। तो 2ADP यहाँ पर बना हुआ है, तो 2ADP जो है वो पुनः किस में परिवर्तित हो जाता है, एक ATP में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है और पायरुवेट जो है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में परिवर्तित होकर के मेसोफिल कोशिका से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं जो जब मैलेट होता है वो मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड जो है वो पायरुवेट में जब परिवर्तित होता है तो वहाँ CO2 क्या होता है, रिमूव होता है। उस CO2 को कौन ग्रहण करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहाँ से आ गया, तो ये C4 साइकिल में होने वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब यहाँ पर C4 में प्रवेश करता है। CO2 किस में प्रवेश करता है, 3-फॉस्फोग्लिस C3 साइकिल में प्रवेश करता है CO2, ठीक है। और यहाँ पर ये NADPH से क्रिया करके इसको NADPH प्लस में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है और खुद किस में परिवर्तित हो जाता है, ट्रायोज में। किस में, ट्रायोज में परिवर्तित हो जाता है, ट्रायोज फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ये जो ट्रायोज फास्फेट हैं ये क्या करते हैं, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं जो कि हेक्सोज शुगर है, और रिबलोज डाइफॉस्फेट का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या चल रहा है, यहाँ पर C3 साइकिल, ठीक है। तो C3 साइकिल और ये इधर का क्या है, ये C4 साइकिल है। तो मतलब C4 साइकिल के साथ साथ यहाँ पर कौन सा चक्र चल रहा है, C3 साइकिल भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। मतलब दोनों के द्वारा ही यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है। C4 चक्र की क्रियाविधि में विभिन्नताएं, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं C4 चक्र का जैविक महत्व, ठीक है। इसमें देखते हैं C4 साइकिल का जो महत्व है उसको देखते हैं। तो C4 पौधों में C3 पौधों की अपेक्षा में 2 से 3 गुना अधिक ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। मतलब उत्पादन की क्षमता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर C4 पौधों में C4 पौधों में CO2 की अत्यंत कम मात्रा का भी उपभोग करने की क्षमता रहता है ना। और साथ ही साथ इसमें फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड C एंजाइम, मतलब कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है इसमें रिबलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की अपेक्षाकृत CO2 के प्रति अधिक आकर्षण होता है, ठीक है। अतः छोटे दिन वाले अवस्था में जब CO2 कम समय तक उपलब्ध हो पाती है तब भी C4 पौधों में है ना CO2 का स्थिरीकरण ये करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, क्योंकि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की दर अत्यंत कम यानी कि नगण्य होती है, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, इसमें अधिक होती है। इसके बाद C4 पौधे गैसीय विसरण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, है ना, जिससे C4 पौधों को 2 लाभ मिलते हैं। पहला ये है कि CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है और सेकंड नंबर ये है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की हानि में क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है। अब हम लोग इसमें देखते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट।
ठीक है। तो C3 पौधे में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का यौगिकीकरण केवल C3 या केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है, जबकि C4 पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का यौगिकीकरण C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या हैच-एन-स्लेक पथ के द्वारा होता है। तो इस चक्र में C4 के साथ साथ C3 साइकिल भी जो है वो चलने लगता है, मतलब दोनों ही साइकिल एक साथ क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, मतलब C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है ना, जबकि C4 पौधों में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन चैन वाला होता है, 4 कार्बन श्रृंखला वाला होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं C3 पौधे में राइबोलोज 1,3 डाइफास्फेट के द्वारा CO2 का संग्रहण होता है, जबकि C4 पौधों में CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है। उसी प्रकार से C3 पौधे प्रकाश संश्लेषण करने वाली पत्तियों में विसरित प्रकार के मेसोफिल उत्तक पाया जाता है। इसमें केवल एक ही प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि C4 पौधों में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ऐसे मतलब बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल्स में उपस्थित जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाता है, जबकि बंडल स्थित कोशिकाओं के सेल के क्लोरोप्लास्ट में है ना जो ग्रेना है वो नहीं पाया जाता है, ग्रेना यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है। इसमें देखते हैं C3 पौधों में क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाए जाते हैं, जबकि बंडल शीत में उपस्थित C4 पौधों में है ना क्या नहीं पाया जाता है, ग्रेना नहीं पाए जाते हैं। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम 10 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। C3 पौधे में प्रकाश शोषण पाया जाता है और C4 पौधे में प्रकाश शोषण की दर क्या है, बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसके बाद 8th नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर अपेक्षाकृत कम होती है ना। C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर अपेक्षाकृत कम होती है ना, किसके अपेक्षाकृत, C4 पौधे के अपेक्षाकृत यहाँ पर कम होती है। ठीक है। C3 पौधों में CO2 संतुलन बिंदु है ना बहुत अधिक होता है, जबकि C4 पौधों में संतुलन बिंदु अत्यंत क्या होता है, कम होता है। ठीक है। 10वां नंबर देखते हैं, इन पौधों में CO2 की मतलब C4 पौधों में CO2 की अत्यधिक मात्रा बाहर निकलती है, जबकि C4 पौधों में इसकी CO2 नहीं के बराबर छोड़ी जाती है। ठीक है। 11वां नंबर देखते हैं, C3 पौधे में कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्रियाशीलता अधिक होती है, जबकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्रियाशीलता C4 पौधों में कम होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण के अंत्य उत्पादों की स्थानांतरण की गति कम होती है, और C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अंत्य उत्पादों की स्थानांतरण की गति क्या होती है, अधिक होती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो C3 पौधे के उदाहरण है जौ, चावल, कपास, सेम, पालक, सूर्यमुखी, क्लोरेला आदि इसके क्या है, उदाहरण होते हैं। जबकि है ना C4 पौधे के उदाहरण में देखते हैं तो मक्का, गन्ना, ज्वार, एमरेंथस है ना, एट्रीप्लेक्स, ये सभी क्या होते हैं, ये C4 पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ठीक है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल में देखते हैं कि CAM चक्र की मांसल पौधों जैसे कि नागफनी, अजूबा आदि में पाया जाता है। ठीक है। क्रेसुलेसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है, और क्रेसुलेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, मांसल होते हैं। तो मांसल पौधे जैसे कि नागफनी, अजूबा आदि के पौधों में क्या होता है, ये पाया जाता है ना। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में रात्रि में रंध्र खुलते हैं, अतः इनमें CO2 का जो अपचयन है तथा एसिमिलेशन है वो रात्रि में ही क्या होता है, संपन्न होता है। 3rd नंबर देखते हैं कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल में पौधों में मतलब क्रेसुलेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं इसमें CO2 का अपचयन जो होता है वो 2 चक्रों में पूर्ण होता है, C4 एवं C3 के द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। 4th नंबर देखते हैं, इन पौधों में C4 चक्र रात्रि में क्रियाशील होता है, जबकि C3 चक्र दिन के समय क्या होता है, क्रियाशील होता है। चलिए देखते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल के बारे में। ठीक है। डार्क और नाइट, इसको 2 फेज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। डार्क और नाइट में यहाँ पर कौन कौन सा, देखिए लाइट के समय यहाँ पर C3 साइकिल चलता रहता है, जबकि डार्क के समय यहाँ पर कौन सा, C4 साइकिल यहाँ पर क्या होता रहता है, चलता रहता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। ये वाला यहाँ पर जो CO2 है वो प्रवेश करता है डार्क के समय, स्टोमेटा जब ओपन होता है तब। ठीक है। स्टोमेटा ओपन होगा तो इसको ग्रहण करने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ठीक है। ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड CO2 के साथ क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बना देता है ये, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये NaDH से क्रिया करके इसको NAD+ में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में चेंज हो जाता है, मैलेट में, जिसको हम लोग मैलिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद ये प्रवेश करता है वैक्यूल्स में, ठीक है। वैक्यूल्स में जैसे ये प्रवेश करता है ना, तो वैक्यूल में प्रवेश करने पर जो मैलिक एसिड होता है वो मैलिक एसिड NADP+ से क्रिया करके इसको NADPH में परिवर्तित कर देता है, और साथ ही साथ ये पायरुविक एसिड को, ठीक है, पायरुविक एसिड जो होता है ये पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक एसिड में परिवर्तित होने के पश्चात इसमें से CO2 क्या होता है, रिमूव होता है मैलिक एसिड से, ठीक है। मैलिक एसिड जो है पायरुविक एसिड और CO2 में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है वो ATP+IP से क्रिया करके इसको AMP में परिवर्तित कर देता है, जो कि फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो CO2 है ना, यहाँ से मैलिक एसिड से बना हुआ जो ये वाला CO2 है, ये CO2 प्रवेश करता है केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल में प्रवेश करता है, और यहाँ पर हेक्सोस शुगर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये जो हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन हुआ है ये स्टार्च के रूप में पत्ती में संचित हो जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा फिर से फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है, पायरुविक एसिड का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डे और नाइट में ये जो चक्र है वो चलता रहता है। ये हो गया क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। इसमें देखते हैं आगे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल का महत्व, ठीक है। क्योंकि जो CAM पौधों में रंध्र यानी कि स्टोमेटा दिन के समय बंद तथा रात्रि के समय खुले हुए रहते हैं, तो अतः CAM चक्र मांसल पौधे के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है, क्योंकि मांसल पौधे में इसी चक्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, निर्माण होता है। सेकेंड नंबर देखते हैं CAM पौधों में दिन में रंध्र जो है वो बंद होने के बावजूद भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जारी रहती है, क्योंकि डीएसिडिफिकेशन की क्रिया से मुक्त CO2 का स्थिरीकरण C3 चक्र के द्वारा किया जाता है। CAM पौधे श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त हुई CO2 को इस चक्र के द्वारा पुनः स्थिर करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से CAM चक्र मांसल पौधों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है ना। इस कारण से पौधे में मरुस्थलीय जो स्थितियाँ होती है, जो ज़राइक सिचुएशंस होते हैं में भी समुचित प्रकाश संश्लेषण के लिए समुचित प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है और तथा CO2 बाहर किया जाता है, परंतु ATP का संश्लेषण नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में।